हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज फिट, फाइन, हेल्दी, हैप्पी। खुश रहो जिंदगी में। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। नाउ आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो लोग ठान लिए कि मुझे एफडीडी में काम करना है। अब एफडीडी में काम का प्रोज कॉन्स क्या है, आपको एफडीडी के बारे में जानना है, आपको एफडीडी का कल्चर जानना है, एफडीडी का ग्रोथ जानना है, एफडीडी का एग्जिट अपॉर्चुनिटीज जानना है, तो उसके लिए मेरे एक सेपरेट पॉडकास्ट है। आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। वो वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एफडीडी में काम करना चाहिए कि नहीं। ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो लोग ठान लिए कि भाई मुझे एफडीडी में ही काम करना है, अब उसका इंटरव्यू के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं या उनका इंटरव्यू का कॉल आ गया, उनका इंटरव्यू है, तो वो कैसे करें। ये वीडियो बहुत ही गोल्डन वीडियो है मेरे लिए। क्यों बताऊं? क्योंकि जब मैं एफडीडी में काम किया था ना, मुझे मेरे इंटरव्यू के पहले सिर्फ एफडीडी का फुल फॉर्म पता था, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। मैं एफडीडी, मर्जर एक्विजिशन, सब चीज को एक मानता था। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू दिया तो जो लोग ऑलरेडी एफडीडी में काम कर रहे थे उनका हाथ पैर जोड़ के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेके ऑडिट का बेसिस में अपने इंटरव्यू क्रैक किए थे। तो ये वाला वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपका इंटरव्यू का कॉल आया टिल द पोजीशन ऑफ सीनियर एसोसिएट, मैं जो आपको आज कराने जा रहा हूँ 80% ऑफ द क्वेश्चंस आप इजीली आंसर दे देंगे और आपका एफडीडी में हो जाएगा। इंटरव्यू आने का कॉल यही सबसे बड़ा टफ चीज होगा आपके लिए। बाकी इंटरव्यू का कॉल आ गया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वो होने वाला है क्लियर इस वीडियो से। नाउ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपका इंटरव्यू का कॉल आता है और आप मेरा वीडियो देख के आपको हेल्प हुई है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है दूसरे के लाइफ में। नाउ अब अपने समझेंगे कि वीडियो का थीम कैसे चलेगा। तो सबसे पहले अपने समझेंगे 3 पार्ट में ही वीडियो बनेगा। पार्ट 1 है व्हाट इज एफडीडी, की एफडीडी में होता क्या है, एफडीडी एफडीडी क्या होता है सिंपल। सेकेंड पार्ट में हम लोग समझेंगे कि एफडीडी में क्या काम होता है। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस में मैं जो काम सीखा वो मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड पार्ट होगा एफडीडी का इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर सीधा मैं पार्ट 3 देख लेता हूँ इंटरव्यू का क्वेश्चंस। ये तो वही बात होगी कि आप धुरंधर 2 देखने जा रहे हैं सीधा धुरंधर 1 के पहले। आपको पता ही नहीं हमजा अली कौन है, रहमान डकैत कौन है। अगर आपको वैसे मूवी देखना पसंद है तो आप देखिए आराम से, बट आपको ये चीज समझना होगा कि पार्ट 1 में आपका बेस बनेगा कि एफडीडी होता क्या है, पार्ट 2 में आपको समझ में आएगा उसमें काम क्या होता है। तो ये 2 आप देख लेंगे तो थर्ड ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट है उसका। तो इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं कि ना सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगा कंसेप्ट से क्लियरली कर लेंगे। मेरे एक टीचर कहते थे कि रट्टा रोवे बार बार, लॉजिक रोवे एक बार। तो आप लॉजिक समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं इस वीडियो में। हाँ, तो पहले मेरे को आपको एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करना है बिफोर स्टार्टिंग एफडीडी। कि पहले जब मैं नया नया ज्वाइन किया था मेरे को ऐसा लगता था कि एमएनए, मर्जर एक्विजिशन और एफडीडी एक ही चीज है। बट आपको समझना होगा मर्जर एक्विजिशन का सबसेट एफडीडी। आप एक चीज देखेंगे मर्जर एक्विजिशन में क्या क्या आता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आता है, कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस आता है, ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस आता है, टैक्स ड्यू डिलीजेंस आता है, एचआर ड्यू डिलीजेंस आता है, वैल्यूएशन आता है, एफडीडी आता है। तो ये सब चीज मिला के एमएनए बनता है। हो सकता है ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है, और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरे को लगता है एमएनए के अंडर ये चीज आते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये रेलिवेंट नहीं है बट आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि एमएनए और एफडीडी में दोनों एक चीज नहीं होते। एफडीडी जो होता है वो एमएनए का बाई प्रोडक्ट होता है। अब ध्यान से समझिएगा, एफडीडी का थीम समझा रहा आपको। पहला केस समझना, एक कंपनी ए है, वो दूसरा कंपनी को अक्वायर करने का सोच रहा है। ठीक है। दूसरा सिचुएशन सोचिएगा कि एक कंपनी बी है, वो अपने आप को बेचना चाहता है। ठीक है। अब यहाँ पर बेचने का मतलब होता है दोस्त, 100% भी बेच सकता है, वो 5% भी बेच सकता है। मतलब बेसिकली वो अपना स्टेक सेल कर रहा है। ये चीज हमेशा याद रखना, स्टेक सेल कर रहा है। अब स्टेक क्या होगा? मोस्टली 99% ऑफ द केस में इक्विटी होता है। ठीक है। तो एक कंपनी अपना इक्विटी बेचना चाहता है, विच इज कंपनी बी, या वो अपना एसेट भी बेच सकता है, वो कुछ भी बेच सकता है, बट मोस्टली इक्विटी बेचता है अपना। ठीक है। तो एक कंपनी है बी, वो अपना कंपनी को बेचना चाहता है, या एक कंपनी ए वो वांट्स टू अक्वायर बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर सपोज एक कंपनी, मेरे पास तोरू है या मेरे पास मेरा फ्लैट है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई तोरू का रेट क्या है, 100 रुपये, मैं 100 रुपये में बेच दूंगा, या फ्लैट का रेट क्या चल रहा है मेरे एरिया में। बट हर कंपनी अलग है, हर कंपनी के ऊपर एक सेक्टर होता है, वो इंडस्ट्री होती है, वो उस इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म कर रही है, बहुत कुछ होता है। तो अपने को कैसे समझ में आएगा कैसे बिकेगा ये कंपनी? तो आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये चीज आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वापस से इंग्लिश में बोलो, इफ वन कंपनी प्लान्स टू एक्वायर अनदर कंपनी, इफ वन कंपनी वांट्स टू सेल इट कंपनी, इट मे बी 100% और स्टेक, तब वो क्या करता है समझना, तब वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करता है। से फॉर एग्जांपल हम लोग पहले बात करते हैं कि कंपनी खुद से चला के बेचना चाहता है, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करता है, बोलता है भाई साहब मुझे मेरा कंपनी बेचना है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या हो गया? दलाल।
इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलता है तू टेंशन मत ले बच्चा तू मेरा। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो कंपनी को बिकने योग्य बनाता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, कंपनी का पैम्पलेट बनाता है। इस आसान भाषा में बोलो तो कंपनी को मार्केट करता है, एडवर्टाइज करता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है कि उस कंपनी का एक पैम्पलेट है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कैसे ग्रो करी, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, फाउंडर्स कौन है, कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या है। तो बेसिकली वो एक कंपनी का पैम्पलेट बनाता है जिससे वो बिकने योग्य हो जाए। ठीक है, तो वापस से समझा रहा हूँ, एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदना चाहता है, दूसरा कंपनी अपने को बेचना चाहता है, क्या इक्विटी 99% होती है इसमें। तो अपने सिर्फ इक्विटी का बात करते हैं एक बार सिंपल भाषा के लिए। उसके बाद क्या होता है, वो पहला किस्म क्या हो गया कि कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर किया, बोला भाई मेरे को मेरा कंपनी बेचना है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर अपना इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, वो पैम्पलेट बनाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इस केस में। अब क्या है कि से फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, कंपनी ए उसका इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देखा और उसको लगा भाई साहब कंपनी तो बढ़िया है, चलो इसको खरीदेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि वो अब बोलेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर को कि भाई मुझे मेरा इंटरेस्ट है इस कंपनी में खरीदने का। ठीक है, अब वो बोला कि भाई मुझे ये कंपनी को खरीदने में इंटरेस्ट है, तो मेरे को बट जांच पड़ताल करानी है इस कंपनी की। ठीक है, पहला केस वो बोला मेरे को इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक कराना। ठीक है, तो वो बोला मुझे भाई जब तक मेरा बैकग्राउंड चेकिंग ना हो जाए मेरे को एक्सक्लूसिविटी पीरियड चाहिए। माने कि भाई कुछ दिन तक तुम किसी और को नहीं बेचोगे। तो वो से फॉर एग्जांपल 90 डेज का एक्सक्लूसिविटी पीरियड मांग लिया कि भाई 90 डेज दो मेरे को, मैं इसका बैकग्राउंड चेक कराऊंगा, कंपनी का पूरा जांच पड़ताल करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग इस डील को लॉक करेंगे और शेयर होल्डर परचेज अग्रीमेंट बना लेंगे। फिर डील फाइनलाइज हो जाएगी, फिर आपका ही पेपर में आ जाता है। अब समझिएगा बात को, वापस से समझा रहा हूं। एक कंपनी अपने आप को बेचना चाहता है या एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदना चाहता है, दोनों केस में। उस केस में क्या होता है, पहला केस में अपने बात की कि कंपनी बेचना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को बोला भाई कंपनी बेच, कंपनी पैम्पलेट बनाया, पैम्पलेट बनाने के बाद एक जन आकर्षित हो गया, वो बोला भाई मुझे तुम्हारा कंपनी खरीदना, भाई भाई जांच पड़ताल तो करना होगा ना तुम्हारी कंपनी के बारे में, ऐसे तो नहीं खरीद लेंगे। तो बोला मुझे 90 दिन का टाइम दे, मैं तेरा जांच पड़ताल करूंगा, उसके बाद फिर अपने इसका डील एग्रीमेंट सारा एग्रीमेंट करेंगे, फिर अपने डील फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है, अब समझो दो केस समझाया आपको मैं कि पहला ए बी को खरीदना चाहता है या बी अपने आप को बेचना चाहता है, दोनों केस में। ठीक है, तो ए बी को खरीदना चाहता है तो वो जांच पड़ताल कराएगा जिसको बोलते हैं बाई साइड डिलीजेंस। या दूसरा केस ये हो सकता है कि बी जब इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर किया, इन्वेस्टमेंट बैंकर पैम्पलेट भी बनवाया और वो बोला कि भाई सामने वाला आएगा, सामने वाला तेरा जांच पड़ताल कराएगा, उसको 90 दिन चाहिए रहेगा, क्यों टाइम वेस्ट करता, तुम भी पहले से करा के रखा। तो वो खुद खुद ही अपना एक बैकग्राउंड चेक कराएगा, कोई बिग फोर को हायर करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइड। ठीक है, वापिस से समझिएगा, वापिस से बार बार रिपीट करो, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको फिर एफडीडी बहुत इजी लगने लग जाएगा। एक कंपनी दूसरा कंपनी को अक्वायर करना चाहता है या एक कंपनी अपने आप को बेचना चाहता है, तो वो कैसे बेचेगा, तोरू तो है नहीं कि वो आज गया 100 रुपए में बिक गया। हर इंडस्ट्री अलग है, हर सेक्टर अलग है, हर सेक्टर का परफॉर्मेंस अलग है, तो वो कैसे होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करता है अगर वो खुद से बेचना चाहता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है और दूसरा वो बोलता है भाई सामने वाला आएगा बैकग्राउंड चेकिंग कराएगा, इससे अच्छा तुम करा के रख लो, तो इसको बोलते हैं सेल साइड डिलीजेंस। और दूसरा केस होता है कि भाई सामने से लोग बोला कि भाई हमको तुम्हारा कंपनी खरीदना, हमको 90 दिन का टाइम चाहिए, तो मैं तुम्हारा बैकग्राउंड चेकिंग कराऊंगा, तो उसको बाई साइड डिलीजेंस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो बाई साइड सेल साइड आपको समझ में आ गया, एक डील प्रोसेस समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज और समझा देता हूँ इसमें कि हो सकता है कंपनी 100% बिके, हो सकता है कंपनी 5% बिके, हो सकता है कंपनी का सिर्फ एसेट बिके, हो सकता है कंपनी का सिर्फ एक डिवीजन बिके, कुछ भी केस हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या कराते हैं, ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, इसी में इसी कहानी में आपको दो चीज समझा दिया मैं, एक बाई साइड डिलीजेंस और एक सेल साइड डिलीजेंस। मतलब डिलीजेंस का मतलब जांच पड़ताल। अगर
कंपनी को मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं उसका जांच पड़ताल कराऊंगा, जिसको बोलते हैं बाई साइड। अगर मैं अपना कंपनी को बेचना चाहता हूँ तो मैं सामने वाला के लिए ऑलरेडी अपना बैकग्राउंड चेकिंग करा के रखूंगा, उसको बोलते हैं सेल साइड। अब आप पूछेंगे कि क्या चीज़ का जांच जांच पड़ताल, तो बहुत बहुत सारे चीज़ का जांच पड़ताल होता है कि कमर्शियली कंपनी कैसा करेगा आगे चल के, ऑपरेशनली कंपनी कैसा करेगा, कंपनी कोई टैक्स मैटर में तो नहीं फंस सकता ना, कंपनी का एचआर कोई घपलेबाज तो नहीं है ना, कंपनी का वैल्यूएशन सही है ना। अब सब और जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, तो इस 90 दिन में दो तरीके का ड्यू डिलिजेंस हो सकता है, बाई साइड और सेल साइड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, अब एफडीडी होता क्या, आप समझिएगा बात को। हर कंपनी जो बिकता है ना, वो कैसे बिकता है, हर कंपनी का एक वैल्यूएशन मल्टीपल होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स देखेंगे, हर जगह देखेंगे, बहुत सारा लिखा रहता है कि द वैल्यूएशन मल्टीपल ऑफ बाइजूस इज से फॉर एग्जांपल 10x ऑफ रेवेन्यू और एबिटा। एबिटा मतलब आपको पता ही होगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पर कोई भी कंपनी जब बिकता है तो वो बिकता है वैल्यूएशन मल्टीपल ऑफ इट्स रेवेन्यू और एबिटा। ठीक है, मैं आपके लिए सुंदर सा टेबल ऑलरेडी बना के लाया था, समझिएगा बात को। अब मैं समझ रहा हूँ, अभी तक मैं समझ गया कि डील प्रोसेस क्या होता है, कि एक दिन एक कंपनी बेचना चाहता है, एक कंपनी खरीदना चाहता है, तो वो लोग जांच पड़ताल कराता है, टाइम लेता है, उस चीज को हम लोग ड्यू डिलीजेंस बोलते हैं। ड्यू डिलीजेंस हजार तरीके के होते हैं। कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस मतलब उसका कमर्शियली बिजनेस देखेगा कैसा हो रहा है। ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस मतलब कि वो कंपनी का ऑपरेशन कैसा हो रहा है, कोई टैक्स में तो दिक्कत नहीं होगा ना, कोई एचआर में कोई पॉलिसीज में तो दिक्कत नहीं होगा ना। जैसे बहुत एक आप देखे होंगे कि जब आपका ट्विटर ट्विटर बिका था, तब वहां पर उसका जो सीईओ था उसका पैराशूट क्लॉज था कि अगर कंपनी बिकेगा, मैं मुझे निकालोगे तो इतना करोड़ों रुपए देना होगा। तो ये सब चीज अपने एचआर पॉलिसी में आ गया। उसके बाद फिर अपना आ जाता है वैल्यूएशन, कि कंपनी का वैल्यूएशन मल्टीपल क्या होना चाहिए, जो अपनी बात कर रहे थे। और लास्ट में एफडीडी। अब आप समझिएगा यहाँ पर कि हर कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है बेसिस ऑफ एबिटा और बेसिस ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो वैल्यूएशन मल्टीपल है, वैल्यूएशन डिपार्टमेंट हम लोग को बता देते हैं कि भाई इसका, इस कंपनी का 10x होना चाहिए, इस कंपनी का 5x होना चाहिए, जो भी है आप समझिएगा। तो हर कंपनी का अपना एक इबिटा है, मतलब इबिटा क्यों लेता है, इबिटा समझिएगा, हर कंपनी का इबिटा मतलब धंधे का प्रॉफिट, और रेवेन्यू या रेवेन्यू का जो मल्टीपल होता है उसके बेसिस में हम लोग इंटरप्राइज वैल्यू आ जाता है अपना। इंटरप्राइज वैल्यू वैल्यूएशन में पढ़े होंगे आप लोग कि एक कंपनी का वर्थ क्या है। तो जैसे तोरू का दाम 100 रुपए है, उस तोरू का वर्थ 100 है, तो इंटरप्राइज वैल्यू मतलब इस कंपनी का वर्थ है, मतलब जो अपना निकलेगा, कैसे निकलेगा वो, करेक्ट एबिटा और करेक्ट रेवेन्यू पे वैल्यूएशन मल्टीपल करके निकलेगा। ठीक है, कंपनी तो हो सकता है कुछ भी बोल दे कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1000 करोड़ रुपए, मेरा रेवेन्यू है 10,000 करोड़ रुपए, और उस पर वैल्यूएशन मल्टीपल लगाएगा वो, उसका इंटरप्राइज वैल्यू ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर आ जाता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का काम। वो बोलता है भाई नहीं, तुम्हारा कंपनी का इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टेड इबिटा और रेवेन्यू, और उस पर हम लोग वैल्यूएशन मल्टीपल लगा के इंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू और इक्विटी वैल्यू में डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा था क्या बेचेगा वो, अपना इक्विटी। अब समझिएगा बात को, इक्विटी, अब मैं आपको एसएफएम समझा रहा हूँ बार बार कि इंटरप्राइज वैल्यू जो होता है उससे हम लोग डेट माइनस करते हैं तो इक्विटी वैल्यू आता है। ठीक, तो यहां पर आप समझिएगा कि अपना करेक्ट एबिटा करेक्ट रेवेन्यू से वैल्यूएशन मल्टीपल करके इंटरप्राइज वैल्यू आ गया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेट डेट एडजस्टमेंट करते हैं, जो हम लोग डेट है वो हटाते हैं, और नेट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट आता है, जिससे इक्विटी वैल्यू आ जाता है। तो यही है एफडीडी का काम। अब मैं आपको इसको वापस से डिटेल लेवल में समझाऊंगा, अभी मैं ऊपरी ऊपरी लेवल में समझाया हूँ क्यों, पहले आप ये समझ लीजिए होता क्या है। वापस से एक बार लास्ट बार रिपीट करते रहो। एक कंपनी दूसरा कंपनी को अक्वायर करना चाहता है, या एक कंपनी अपने आप को बेचना चाहता है, तो वो कैसे बेचेगा, वो तोरू सब्जी तो है नहीं कि 100 रुपया इसका दाम है, या कोई फ्लैट तो है नहीं कि एरिया पता उसको। तो वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर उसका पैम्पलेट बनाता है और उसको बोलता है भाई अपना बैकग्राउंड चेकिंग भी करा लो साथ साथ। या एक कंपनी डायरेक्टली अप्रोच करता है, भाई मेरे को तेरा कंपनी खरीदना है। सपोज मुकेश अंबानी को कोई कंपनी पसंद आ गया, बोले मुझे खरीदना है, तो वो क्या, वो बोलेगा दाम बताओ, तो कुछ भी दाम बता सकता है ना। तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो कंपनी का इक्विटी वैल्यू देखा जाता है कि उसका इक्विटी वैल्यू क्या है। अब इक्विटी वैल्यू कैसे डिराइव होता है वो समझिए। इक्विटी वैल्यू डिराइव होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल। वैल्यूएशन मल्टीपल मतलब रेवेन्यू मल्टीपल 10x, इबिटा मल्टीपल 20x। वो जो 10x है 20x है वो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि 10 होना चाहिए 20। बट जो x अमाउंट है वो समझिएगा, वो कंपनी बोला मेरा इबिटा है 100 करोड़, और उसमें अगर आप बोलेंगे कि नहीं भाई ये 100 करोड़ नहीं है, ये तो 80 करोड़ होना चाहिए तुम्हारा,
वहां पर आता है एफडीडी का काम। तो वो करेक्ट इबिटा और करेक्ट रेवेन्यू बताता है, उससे हम लोग वैल्यूएशन मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इंटरप्राइज वैल्यू आता है। फिर हम लोग नेट डेट एडजस्टमेंट देते हैं उसमें, और नेट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट देते हैं, जिससे इक्विटी वैल्यू आ जाता है। हम लोग डिटेल में समझेंगे कि नेट डेट एडजस्टमेंट क्या होता है, नेट डब्ल्यूसी क्या होता है, बट आपको ऊपर ऊपरी ये चीज समझ में आ गया कि एफडीडी का काम क्या होता है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको ये वाला चीज समझाते रहूँ मैं। एक कंपनी है, जिस जैसे जियो है, जियो को एक कंपनी पसंद आ गया, पुष्पा। अब जियो पुष्पा को खरीदना चाहता है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल पुष्पा एक सेक्टर में है जो पेट्रोल बनाता है, पेट्रोल का रिफाइनरी है उसका। अब उस सेक्टर का क्या वैल्यूएशन मल्टीपल होना चाहिए वो मेरा लुकआउट नहीं है, वो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट बता देगा। तो वो बोल दिया कि भाई 10x ऑफ रेवेन्यू इसका वैल्यूएशन मल्टीपल है, या 20x ऑफ एबिटा इसका वैल्यूएशन मल्टीपल है। अब यहाँ पर आपके मन में दो क्वेश्चन आएगा कि हम लोग रेवेन्यू और एबिटा ही क्यों ले रहे हैं, बाकी कुछ और फैक्टर्स क्यों नहीं ले रहे। और दूसरा कि ये रेवेन्यू में 10x और इबिटा में 20x ऐसा क्यों, पहले आप समझाता हूँ। मैं बेसिक इम्प्लाई कर रहा हूँ कि भाई इबिटा मतलब आपको पता है, इबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, मतलब इबिटा माने धंधा का प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेते, इसमें हम लोग टैक्स क्यों नहीं लेते, इसमें हम लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, वो सब चीज अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बट अभी आप ये चीज समझ लो कि हम लोग इबिटा लेते हैं, धंधा का प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन जो आपका था कि रेवेन्यू और इबिटा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उसका बिजनेस जब खरीदना है तो हम लोग का जो मेन इंटरेस्ट है कि वो धंधा क्या कर रहा है, उसका धंधा कैसे चलेगा आगे चल के, इसलिए हम लोग मोस्टली रेवेन्यू इबिटा में काम करते हैं। देखिए जो मर्जर एक्विजिशन वर्ल्ड है ना, वो इनफाइनाइट है, मतलब एमबीए भी उसी में काम करे, सीएफए भी उसमें काम करे। 1000 तरीके का वैल्यूएशन मॉडल्स हो सकता है, 1000 तरीके का मल्टीपल हो सकता है, 1000 पैरामीटर्स और मल्टीपल हो सकता है। बट जो मोस्ट प्रिविलेंट जो एफडीडी में हम लोग मल्टीपल लेते हैं वो है आपका रेवेन्यू और इबिटा, ठीक है। तो जियो पुष्पा को खरीदना चाहता है, बट वो कैसे खरीदेगा, तो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट बोल दिया भाई उसका जो रेवेन्यू है उसका 10x वैल्यूएशन मान लो आप उसका, या इबिटा का 20x मान लो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई रेवेन्यू में 10x और इबिटा में 20x, तो दिमाग से सोचिए, रेवेन्यू से हम लोग खर्चा माइनस करते तब इबिटा आता है ना, तो रेवेन्यू तो ऑलरेडी ज्यादा होता है और इबिटा कम होता है, इसलिए इबिटा में हायर मल्टीपल, रेवेन्यू में लोअर मल्टीपल। यहाँ तक क्लियर है। तो से फॉर एग्जांपल पुष्पा जी से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा कंपनी का रेवेन्यू क्या और इबिटा क्या है, तो वो मेरे को दे दिया फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना, जिसमें उसका रेवेन्यू आ रहा था 100 करोड़ और इबिटा आ रहा था 10 करोड़, ठीक है। अब यहाँ मेरा जांच पड़ताल चालू होगा। अब वो बोलेगा से फॉर एग्जांपल ईवाई को, भाई इसका एफडीडी कर। तो ये एफडीडी क्या हो गया मेरे को बताओ, ये बाई साइड एफडीडी हो गया, क्योंकि जियो पुष्पा को खरीद रहा है और जियो जांच पड़ताल करा रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पर 4 से 6 हफ्ता लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एसर्टेन करेंगे कि भाई उसका जो रेवेन्यू है वो सही बताया ना, इबिटा सही बताया क्या। तो हम लोग सब चीज जानने के बाद हम लोग को लगा नहीं भाई पुष्पा का रेवेन्यू 90 करोड़ होना चाहिए था और पुष्पा का जो इबिटा है वो 9 करोड़ होना चाहिए था। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड नंबर्स, ठीक है। तो आप समझिएगा कितना बड़ा फायदा करके दिया है भाई। से फॉर एग्जांपल अगर उसका हम लोग मान लेते बात 100 करोड़, तो उसका इंटरप्राइज वैल्यू कितना आता, 1000 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर ईवाई क्या किया, वो बोला 100 नहीं 90 होना चाहिए, तब उसका इंटरप्राइज वैल्यू कितना आ गया 900 करोड़। तो वो रिलायंस का 100 करोड़ रुपए बचा के दे दिया ईवाई। तो ये होता है एफडीडी का काम, ठीक है। अब समझिएगा आप बात को, जो मैं आपको समझाया वो था इंटरप्राइज वैल्यू, कि कंपनी का करेक्ट इंटरप्राइज वैल्यू निकल गया जो कि है 900 करोड़। कैसे आया 900 करोड़, एडजस्टेड रेवेन्यू इनटू मल्टीपल और एडजस्टेड इबिटा इनटू मल्टीपल, ठीक है। तो अब आप समझिएगा बात को कि इबिटा और रेवेन्यू लेते हैं हम लोग जनरली, मोस्टली हर जगह धंधा का प्रॉफिट देखा जाता है क्योंकि खर्चा को भी तो फैक्टर इन करना है। बट आप समझिए कोई स्टार्टअप है जो लॉस मेकिंग है तो उसका वैल्यूएशन नेगेटिव थोड़ा ना आएगा, तो इसलिए उस केस में हम लोग फ्यूचर पोटेंशियल पे बेट करते हैं, इसलिए हम लोग रेवेन्यू पे लेते हैं, इसलिए रेवेन्यू और इबिटा नहीं कहा। बट याद रखिएगा कोई आपसे पूछे कि अब भाई मेरे को वैल्यूएशन कराना है, मुझे रेवेन्यू मल्टीपल लेना चाहिए कि इबिटा मल्टीपल, तो आप बोलना कि केस टू केस मैटर करता है। इफ अ कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी वी शुड टेक इबिटा मल्टीपल, बट इफ अ कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी वी शुड टेक रेवेन्यू मल्टीपल, लाइक इन केस ऑफ स्टार्टअप, बिकॉज द वैल्यूएशन कांट बी नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। अब इंटरप्राइज वैल्यू आ गया 900 करोड़ रुपए। अब यहां से हम लोग यहां से डेट माइनस करते हैं। सपोज उस कंपनी का डेट है 200 करोड़,
एक तो लाइन है, ये लाइन तुम अगर बोल दिया तो बहुत इंप्रेस हो जाएगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई डू वी टेक इक्विटी वैल्यू एंड नॉट एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, वी आर टेकिंग द कंपनी। तो तुम उस केस में ये वाला लाइन बोलना और समझना भी कि द प्रपोज एक्विजिशन इज बीइंग डन ऑन अ कैश फ्री डेट फ्री बेसिस। मतलब कि जो कंपनी हम खरीद रहे हैं उसका एजम्पशन है कि हम वो डेट फ्री कंपनी खरीदेंगे। मतलब अगर मैं उसको एंटरप्राइज वैल्यू दे रहा हूं तो मैं उसका लोन नहीं लूंगा, मैं तुरंत लोन चुका दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? तो से फॉर एग्जाम्पल कंपनी का डेट है 200 करोड़, तो मैं वो डेट का पैसा नहीं दूंगा, मैं उसको काट के 700 करोड़ ही दूंगा। तो इसलिए बोलते कैश फ्री डेट फ्री बेसिस। यहाँ तक क्लियर है? तो अब कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू से डेट हटा लिए तो अब आगे 700 करोड़ कंपनी का वैल्यू। ठीक है, अब इसमें एक और एडजस्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके पहले एक चीज और बोल देता हूँ कि जो नेट डेट एडजस्टमेंट होता है ना, ये कैसे होता है क्या होता है हम लोग डिटेल लेवल में आएंगे। बट ये समझना तुम बात को, ये जो 200 करोड़ है ना वो नेट है, नेट डेट। मतलब इसमें से फॉर एग्जाम्पल मेरा लोन 300 करोड़ है और मेरे पास कैश 100 करोड़ है, तो वो 200 करोड़ आएगा नेट में। यहाँ तक क्लियर? अब नेट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है कि से फॉर एग्जाम्पल मैं एक धंधा में काम कर रहा हूँ जहां पर इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज 100 करोड़ रुपए लगता है धंधा चलाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बट वो कंपनी जो है वो उसको 120 करोड़ रुपए लग रहा है चलाने के, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो NWC समझिएगा कि एक कंपनी है, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है जनरली 100 करोड़ रुपए में धंधा चल जाएगा। धंधा चलना, वर्किंग कैपिटल तो पता है, ये तो नहीं समझाना होगा आपको। बट वो कंपनी 120 करोड़ रुपए ले रही है, केस वन। दूसरा, वो कंपनी 80 करोड़ ले रही है धंधा चलाने के लिए, केस टू। ठीक है, अब दोनों केस में आप एक चीज समझिएगा। और एक चीज अपने कर सकते हैं यहाँ पर कि अपने यहाँ जब ड्यू डिलीजेंस करा रहे ना तो EY वाला बोलेगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं, कि इसको धंधा चलाने में 120 लग रहा है कि 80 लग रहा है। से फॉर एग्जाम्पल EY बोल दिया कि नहीं भाई इसको लग रहा है 90 करोड़ रुपए धंधा चलाने के लिए। ठीक है, आप समझिएगा बात को कि पहला केस में 90 करोड़ बोल दिया, दूसरा केस में बोल दिया नहीं उसको 130 करोड़ रुपए लग रहा है धंधा चलाने के लिए। ठीक है, आप समझिएगा मेरा बात। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? एक कंपनी है, उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए रोलिंग के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए। तो उस इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज 100 करोड़ रुपए में वो रिफाइनरी का बिजनेस में धंधा चल जाएगा। उसका ऑपरेटिंग साइकिल याद रखना। तो वो 100 करोड़ रुपए में अगर धंधा चल जाएगा तो उसको बोलते हैं टारगेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो मैं क्या बोला, जो इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड चल रहा है उस हिसाब से उसका धंधा चल जाएगा तो उसको बोलते हैं टारगेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो 100 करोड़। बट एक्चुअल वर्किंग कैपिटल क्या है उसका, 120 और 80 करोड़। हम लोग एक्चुअल से कोई मतलब नहीं, हम लोग EY पे विश्वास करेंगे या बिग फोर में विश्वास करेंगे। तो बिग फोर केस वन में बोला कि भाई उसको 90 करोड़ रुपए लगता है एक्चुअल में धंधा चलाने में, और उसको 130 करोड़ लगता है एक्चुअल चलाने में। तो इसको बोलते हैं एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो पहला केस में अगर उसको 90 करोड़ रुपए लग रहा है, बट मैं बोलूंगा भाई मैं इतना तीसमर खान नहीं हूं, मेरे को तो 100 करोड़ चाहिए चलाने को, तो मैं और 10 करोड़ रुपए और काट लूंगा उससे, तब मेरा वैल्यूएशन आ जाएगा 690 करोड़। बट दूसरा केस क्या है कि कंपनी बेवकूफ है, कंपनी को 130 करोड़ रुपए लग रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई तुम बेवकूफ है, हम तो चला लेंगे, तो उस केस में क्या वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगा। तो उस केस में कंपनी का वैल्यूएशन 730 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस ये हो गया आगे हम लोग का इक्विटी वैल्यू। ठीक है, वापिस से समझा दे रहा हूँ। एक कंपनी दूसरा कंपनी को अक्वायर करना चाहता है बाई साइड डिलीजेंस, तो वो जो जांच पड़ताल कराएगा उसको बोलते हैं बाई साइड डिलीजेंस। अब डिलीजेंस 1000 तरीके का हो सकता है, उसमें हम लोग बात करें फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। दूसरा कंपनी अपने आप को बेचना चाहता है, वो अपना जांच पड़ताल करके रखा है, इसको बोलते हैं सेल साइड डिलीजेंस। अब फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस क्या होता है कि एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदना चाहता है तो वो उसका बोलता है कि फाइनेंशियल लेवल में देख वो सही बोल रहा है कि नहीं, तो उसका वैल्यूएशन होता है। उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, वैल्यूएशन मल्टीपल्स होता है रेवेन्यू या इबिटा के बेसिस में। तो वो वैल्यूएशन मल्टीपल में जो रेवेन्यू और इबिटा कंपनी बताया है तो वो तो कुछ भी बता सकता है। तो हम लोग का काम होता है कि उसमें सही से बताना है कि भाई ये सही रेवेन्यू इसका, ये सही इबिटा है। पहला उसको बोलते हैं अपने QOE, आएंगे वो सब चीज में। बट तुमको समझना होगा कि यहाँ पर काम क्या था, 100 करोड़ रुपए उसका रेवेन्यू था, बट जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि नहीं उसका रेवेन्यू 90 ही है। दूसरा एबिटा मतलब धंधा का प्रॉफिट इतना बोला इतना है, तो उस हिसाब से हम लोग का इंटरप्राइज वैल्यू करेक्ट आ जाएगा। उसमें हम लोग नेट डेट एडजस्टमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि जो डील हो रहा है वो कैश फ्री डेट फ्री बेसिस में हो रहा है।
तीसरा हम लोग नेट NWC एडजस्टमेंट देंगे, जो मैं आपको पूरा समझा दिया कि कंपनी का इंडस्ट्री में जो चाहिए वो 100 करोड़ है, उस इंडस्ट्री में 100 करोड़ चाहिए वर्किंग कैपिटल, बट कंपनी 120 करोड़ ले रहा या कंपनी 90 करोड़ ले रहा है, एज द केस में भी। तो अगर ये चीज समझना, मेरे को धंधा चलाने के लिए 100 करोड़ चाहिए, बट कंपनी के पास 130 करोड़ है, तो 30 करोड़ रिलीज कर देगा। अगर कंपनी कम में चला रहा है तो वो उसको ऐड कर देगा। सिंपल। रिलीज मतलब कि मैं वैल्यूएशन बढ़ा दूंगा और मैं मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए तो मैं वैल्यूएशन कम कर दूंगा। सिंपल। तो यहाँ पर आप समझिएगा, एफडीडी में आपको बेसिक्स चीज समझा दी कि एफडीडी होता क्या। If one company wants to acquire another company, it hires the investment banker, and the investment banker prepares information memorandum, and on the basis of information memorandum, a buyer is being enticed to purchase that company. Now the buyer wants the exclusivity period for the judge partal of that company, and for that judge partal is called due diligence, and that due diligence we are focusing on financial due diligence. Similarly, if the company wants to sell and also simultaneously don't want to waste that exclusivity period, they also do the sell side diligence. तो इस केस में बाई साइड और सेल साइड होता है, ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है समझिएगा। अब मैं को उसका टर्म समझा रहा हूँ, फिर एग्जांपल से आप समझ चुके हो। A company is acquired by another company on a basis of the equity value. Now, how the equity value is derived? Equity value is derived through a valuation multiple on the basis of revenue or on the basis of EBITDA, which give us the enterprise value. Now, how do we rely that the company is saying that the revenue and EBITDA are shown correctly? ठीक है, तो they hire big four, they hire a professional firm who ascertain whether the company is showing correct revenue or correct EBITDA, so they give adjustment for that. So we ascertain the adjusted revenue, adjusted EBITDA to ascertain correct enterprise value. Now in the enterprise value we reduce debt. What is my debt? It is net debt, which is my total borrowings minus available cash. तो उससे हम लोग नेट डेट आ गया। एंड वी ऑल्सो गिव नेट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट? इस इंडस्ट्री में मुझे 100 करोड़ चाहिए धंधा चलाने के लिए, ये कंपनी 130 करोड़ ले रही है, इसका 30 करोड़ वापस दे देंगे। ये कंपनी 90 करोड़ ले रही है, तुमको 10 करोड़ ज्यादा चाहिए रहेगा, तो वो हो गया NWC एडजस्टमेंट। ये क्लियर है? जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे 1 साल लगा था समझने में, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप ये वीडियो देखिए एक बार और समझ गए। प्लीज थोड़ा लेवरेज दीजिए मेरे को भी। दूसरा मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ कि ये चीज यहां तक आप एकदम एक बार पॉज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं जो आपको नेक्स्ट चीज समझा रहा हूँ कि जो मैं आपको बोला करेक्ट एबिटा, करेक्ट रेवेन्यू। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भाई वो तो मेरे को ऑडिटेड फाइनेंशियल्स दे रहा है, तो फिर करेक्ट का वैलिडेशन तो ऑलरेडी कोई बिग फोर कर चुका है। आपका बात एकदम सही है, बट अब मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लिए। तो जो रैंकर बच्चा, जो स्मार्ट बच्चा, जो एफडीडी क्रैक करने वाला है, उसको मेरे को आगे समझाने का भी दरकार नहीं होगा। The company provides us with the actual revenue and actual EBITDA, but the role of a due diligence professional is to ascertain on a go forward basis, based on the historical, on a go forward basis, whether this revenue or whether this EBITDA is sustainable. If yes, okay. If no, adjustment. समझेगा? यही मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा ऑडिट और एफडीडी में। ऑडिट का काम क्या होता है? भाई तुम मेरे को बोला रेवेन्यू 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ है ना, बस खत्म काम। वहां पर और दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर कर लेगा, गोइंग कंसर्न देख लेगा। बट एफडीडी का काम क्या है? एफडीडी का काम या धंधा में आ जाता है, इसलिए एफडीडी ऑडिट अलग अलग है। समझेगा बात को? मेरे को ऑडिटेड फाइनेंशियल्स दे दिया, उसमें मेरा रेवेन्यू 100 करोड़ है, बट क्या ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस सस्टेनेबल है कि नहीं? समझिएगा बात को। कोविड का टाइम आया था, कोविड का टाइम पे जो मेरा विटामिन सी का टैबलेट्स है ना, भयंकर बिका था। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सन फार्मा, उसका 2019 में प्रॉफिट था 100 करोड़ और 2020-2021 में प्रॉफिट हो गया 150 करोड़, 200 करोड़। ठीक है। वेरेज जो फार्मा सेक्टर है उसका एवरेज ग्रोथ है 100 करोड़, 10%, आप 5% मान लीजिए, 105 करोड़ और 111 करोड़। ठीक है। तो ऑडिट वाला तो बोल देगा हाँ भाई 150 करोड़ का रेवेन्यू सही है, 200 करोड़ का रेवेन्यू सही है,
बट क्या जीवन भर ये इस लेवल का ग्रोथ दे पाएगा? क्या ये इस लेवल का ग्रोथ दे पाएगा जीवन भर? क्या जीवन भर महामारी चलेगी, कोविड चलेगी? नहीं ना। तो ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल, ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस वेदर इट इज सस्टेनेबल, नो, नहीं सस्टेनेबल है, हर टाइम इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसका रेवेन्यू एडजस्टमेंट देंगे कि भाई ये मेरा 45 नेगेटिव होना चाहिए रेवेन्यू से, और मेरा 89 नेगेटिव होना चाहिए, कि गो फॉरवर्ड बेसिस में भाई इतना नहीं होने वाला। तो हम लोग का एडजस्टेड रेवेन्यू आएगा 100, 105, 111, जो हम लोग एवरेज ग्रोथ है उसके हिसाब से रेवेन्यू सेटेन करेंगे। तो इसको बोलते हैं वन टाइम इन नेचर। आएंगे सारा चीज में आएंगे, बट आपको समझा रहा हूँ एफडीडी और ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है। ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब है कि प्राइमा फेसी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ठीक है, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना ही नहीं है एफडीडी में। एफडीडी में का मतलब ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस, ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस क्या मैं ये रेवेन्यू, क्या ये मैं बिड्डा सस्टेन कर पाऊंगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल। मैं बार बार क्यों बोला बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल? क्योंकि लोगों के मन में बहुत थ्रिल होता है। जो लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्सेज किए होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज मेरा रेवेन्यू 100 है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके आने वाला 5 साल का मॉडल बना देते हैं। हम लोग का काम फाइनेंशियल मॉडलिंग है ही नहीं। ध्यान से सुन लेना, एफडीडी में फ्यूचर के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। फोरकास्टिंग ये सब होता है, वो जब आप काम करेंगे तब समझ जाएंगे, आउटटर्न एनालिसिस वो सब मैं अभी नहीं बोल रहा, क्योंकि आप मेरे को बेवकूफ ना समझे। जब 2 साल बाद जब काम कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि आप माधव सर आउटटर्न एनालिसिस बताए थे, फ्यूचर के लिए भी काम होता है। बट आज के दिन पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो आप एफडीडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आप कोई फ्यूचर का काम नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, आज के दिन पे हिस्टोरिकल, मतलब हम लोग को हिस्टोरिकल पीरियड बोल देता है कि लास्ट 2 साल या लास्ट 3 साल या लास्ट 6 महीना, लास्ट 1.5 साल, ऐसा कुछ भी हो सकता है हिस्टोरिकल पीरियड। उस हिस्टोरिकल पीरियड के बेसिस में तुम मेरे को बताओ ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस क्या ये जो रेवेन्यू और इबिटा दिखा रहे हैं हिस्टोरिकल में सस्टेनेबल है कि नहीं। तो ये हम लोग का काम है। हम लोग पूरा आएंगे एडजस्टमेंट टेबल में क्या होता है, वो हिस्टोरिकल पीरियड कैसे बनता है, उसका कैसे होता है। बट प्राइमा फेसी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एफडीडी क्या होता है, व्हाट इज एफडीडी। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस, क्यों एफडीडी क्यों चाहिए? तो एफडीडी क्यों चाहिए भाई? तुम्हारा कंपनी का 100 करोड़ बचा के देगा एफडीडी। उसके बाद यहाँ से भी 10 करोड़ और बचा के दे दिया कंपनी। तो जहां मेरे को 1000 करोड़ देना पड़ता है, मैं 690 करोड़ दे रहा हूँ, 310 करोड़ रुपए बचा के दिया तुम्हारा कंपनी। ठीक है, इसमें डेट को हटा दो, एक बार डेट का उतना कुछ दिमाग नहीं लगाना, 10 तो 110 करोड़ बचा के दिया यहाँ पर ईवाई वाला। दूसरा यहाँ पर 70 करोड़ बचा के दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना होगा कि एफडीडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वैल्यूएशन सब चीज का जो मोहर है, जो स्टैंप है, वो एफडीडी करके देता है कि भाई हाँ, तुम जो कंपनी एक्वायर कर रहे हो सही कर रहे हो, तुम जो कंपनी एक्वायर कर रहे हो उसका वैल्यूएशन सही है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी का काम, एफडीडी प्रोफेशनल का काम ये नहीं है कि उसको सिर्फ ये बताना है कि ऑन अ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल, ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस, वेदर द रेवेन्यू और द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर सस्टेनेबल और नॉट। उसका ये भी काम है कि वो डेट भी देखेगा कंपनी का, उसका ये भी काम है कि वो उसका वर्किंग कैपिटल भी देखेगा, और उसका बिजनेस रिलेटेड भी काम है। प्लीज, मान तो टेक्निकल लग रहा है, 5 बार देखेंगे टेक्निकल नहीं लगेगा। जो चीज मेरे को 1 साल लगा सीखने में, वो आप 1 घंटा में तो नहीं सीख पाएंगे ना, थोड़ा टाइम देना होगा आपको। तो वो बिजनेस का रेड फ्लैग्स देखता है, वो बिजनेस का रेड फ्लैग्स देखता है। मतलब एफडीडी वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखता कि भाई उसका रेवेन्यू और एबिटा सही है ना, तो बिजनेस का रेड फ्लैग्स देखता है। अब ये इटसेल्फ इनफाइनाइट रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, बट मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। से फॉर एग्जांपल, कंपनी का बोरिंग है, बट उस बोरिंग में ऐसा लिखा है कि अगर कंपनी का प्रमोटर लोग भागा या कंपनी का स्टेक सेल हुआ तो ये जो है इसको हम लोग डिफॉल्ट मानेंगे, तो सारा पैसा वापस करना होगा तुमको। दूसरा कि कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है, बट कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ ऑपरेटिंग हो रहा है, कंपनी कैश बर्न कर रही है, तो ये कंपनी सस्टेन नहीं कर रही है। एक सेकंड, हाँ, तो मैं आपको वो चीज समझा रहा था कि एफडीडी का काम वैल्यूएशन का जो मेरा वैल्यूएशन मल्टीपल है, और उसका जो मेरा रेवेन्यू रिबिटा आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, वो तो है ही। उसके बाद उस बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो बिजनेस का रेड फ्लैग्स निकाल के देता है। मतलब बहुत सारा लिस्ट है, एक एक करके नहीं बता सकता आपको एक्सक्लूसिव, बट मैं कुछ कुछ बता सकता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या काम होता है एफडीडी में। कि कंपनी का बोरिंग है, और वो बोरिंग में लिखा है कि अगर आप कंपनी का स्टेक बेचोगे या कंपनी का आप मतलब वो प्रमोटर लोग भागेगा, तो फिर हम लोग इसको डिफॉल्ट मानेंगे, तुरंत सारा पैसा मांग लेंगे। दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बढ़िया धंधा से प्रॉफिट कमा रहे हैं,
बट कंपनी का कैश बर्न हो रहा है, तो कंपनी सस्टेनेबल ही नहीं है। दूसरा, कंपनी के पास कंपनी का सेल हो रहा है बट कंपनी का सारा डेटर पाइल अप हो रहा है, कंपनी का सारा डेटर पाइल अप हो रहा है, आगे चल के बहुत संभावना है कि ये बैड डेट हो जाए। तो बेसिकली आप समझिएगा कि ऑडिटर का काम क्या है। ऑडिटर का काम है कि वो जो नंबर बताया वो सही है ना, ठीक है। और एफडीडी का काम क्या है, वो नंबर बताया है वो सही है ना, वो तो है ही, प्लस हाँ, तो एफडीडी का काम क्या है कि वो ये तो बोलेगा ये नंबर सही है ना, प्लस ये सस्टेनेबल है ना, प्लस क्या ये धंधा जो कर रहा है गो फॉरवर्ड भी चलेगा ना, ठीक है। और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। चौथा एग्जांपल ये है कि आप समझिए कि कंपनी है, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका 4 डिवीजन है। जो सबसे प्रॉफिट मेकिंग डिवीजन था ना, वो कंपनी डिसकंटिन्यू कर दी। अब अगर डिसकंटिन्यू कर दी तो आगे चल के इससे प्रॉफिट ही नहीं आएगा। ऑडिटर में तो रेवेन्यू दिखाना था, रेवेन्यू दिखा दिया, वो ज्यादा से ज्यादा एक लाइन लिख देगा कि ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस ये वाला एंटिटी का डिवीजन डिसकंटिन्यू हो गया, बट इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आएगा वो भी एफडीडी वाला ही बताएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से व्हाट इज एफडीडी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, इंपॉर्टेंस का एफडीडी का भी क्लियर है। ऑडिट से क्या डिफरेंस है, ऑडिट एक मोहर है फिगर का कि भाई रेवेन्यू इबिडा सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बस। एफडीडी का मोहर कहाँ का है, फिगर में तो है ही, दूसरा आपका बिजनेस में भी है, तीसरा बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी में भी है कि गो फॉरवर्ड बेसिस में क्या बिजनेस सस्टेन कर पाएगा, और उसके बाद रेड फ्लैग्स निकालने में भी है। तो अगर आप एक चीज समझना चाहेंगे कि मेरे को अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करना है, मेरे को समझना है कि मेरा आज के दिन पे जो हिस्टोरिकल्स में आ रहा है उसका फ्यूचर जाके वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, तो फिर वो एफडीडी वाला काम करता है। और वो आपका वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो तो निकाल दिया, बट जो वैल्यूएशन आ रहा है जिसका बेस है रेवेन्यू एबिटा और नेट डेट नेट वर्किंग कैपिटल, वो सही आ रहा है कि नहीं, तो यही है हम लोग का एफडीडी का काम। अब एक चीज और मैं आपको समझा रहा हूँ, 2-3 चीज अब याद रखिएगा। गो फॉरवर्ड बेसिस मतलब पास्ट, हिस्टोरिकल के बेसिस में हम लोग फ्यूचर में सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। अब फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा हम लोग का कोई काम नहीं है। आज के दिन पे अब से फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कंपनी प्लान कर रहा है कि भाई हम इतना बड़ा बिजनेस खोलेंगे, इतना डिवीजन खोलेंगे, उसका क्या इंपैक्ट आएगा मेरा बिजनेस में, कोई गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो गया उसके कारण क्या इंपैक्ट आएगा, वो सब चीज आपको एमबीए वाले लोग बताएंगे, फोरकास्टिंग जिसको बोलते हैं। हम लोग का काम क्या है, आज के दिन पे जो वो फाइनेंशियल्स में दिखा के रखा है, क्या वो आगे चल के सस्टेन हो जाएगा ना, तो वो चीज है। दूसरा, एक मिथ है कि हम लोग को एसएफएम और वैल्यूएशन का नॉलेज चाहिए, कि हम लोग को कोई नॉलेज नहीं चाहिए एसएफएम वैल्यूएशन का, जीरो जीरो नॉलेज। एसएफएम और वैल्यूएशन का जो नॉलेज था बस आज के जो मैं आपको पढ़ाया बस उसी में हो जाएगा एसएफएम और वैल्यूएशन। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जब वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखते हैं, ईबिटा वैल्यूएशन मल्टीपल्स के बारे में जब बात करते हैं, और दूसरा कि अपने एक इंटरप्राइज वैल्यू से जो इक्विटी वैल्यू डिराइव करते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू से नेट डेट माइनस करके एनडब्ल्यूसी का एडजस्टमेंट देके जो इक्विटी वैल्यू आता है, बस वहीं तक काम है हम लोग एसएफएम का। तो एकदम मिथ है, एसएफएम का कोई काम नहीं है। ऑडिट का आप बोल सकते हैं कि अगर आप ऑडिट में काम किए हुए तो बहुत बड़ा एड ऑन है, क्योंकि ऑडिट का नेक्स्ट स्टेप ही यही है। अब एक चीज लास्ट चीज बस आपको बता देता हूँ कि हिस्टोरिकल पीरियड जो होता है ना, हिस्टोरिकल पीरियड जनरली लास्ट 3 साल लिया जाता है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल अभी FY26 आज का दिन आज है, से फॉर एग्जाम्पल आज है 31 मार्च 26, तो FY26, FY25, FY24 का हम लोग ड्यू डिलीजेंस करेंगे। हो सकता है कि आज है 30 सितंबर 26, तब इसको बोलते हैं H126 मतलब हाफ ईयरली 26, और FY26 पिछला साल पूरा, और सॉरी H127 FY26 पूरा, FY25, और कोई कोई बोल देता है FY24 भी करो। हिस्टोरिकल पीरियड हम लोग का सब चीज डिसाइडेड रहता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा एफडीडी होता क्या है। अब मैं आपको 1-2 चीज और बता देता हूँ कि एफडीडी करते कैसे, 6 हफ्ता का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या काम होता है। मतलब ये वाला पहला में आपको समझ में आ जाएगा एफडीडी में होता है क्या, फिर सेकंड में अपने पूरे एकदम बात कर सकते हैं एक एक चीज एक एक एरिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, एक हम लोग का एंगेजमेंट लेटर बनता है। से फॉर एग्जांपल मैं बिग 4 का नाम लेता हूँ, चलो ईवाई का नाम नहीं ले रहा, बिग 4 जो है, बिग 4 में से सपोज ईवाई, ईवाई जो है वो जो हम लोग का कंपनी है, सपोज रिलायंस बोला कि भाई इसका तुमको करना है, मतलब मैं पुष्पा को एक्वायर करो, तुमको इसका ड्यू डिलीजेंस करना है, ठीक है। तो एंगेजमेंट लेटर में क्या सबसे पहले फीस लिखा हुआ रहेगा, दूसरा स्कोप ऑफ वर्क लिखा रहेगा कि भाई हम लोग क्या क्या काम करेंगे, कुछ नहीं वो सभी जो मैं आपको बोला सारा चीज लिखा हुआ रहता है। और उसके बाद स्कोप लिमिटेशन कि भाई ये हम लोग के दायरे के बाहर है,
जैसे मैं आपको बोला ना फ्यूचर का फोरकास्ट करना है, सब वो सब HR ड्यू डिलिजेंस, कमर्शियल, वो सब मेरे स्कोप के बारे में वो सब लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का एंगेजमेंट लेटर बनता है। एंगेजमेंट लेटर बन गया, उसके बाद हम लोग का सबसे पहला चीज हो गया, हम लोग का एंगेजमेंट लेटर बन गया हम लोग का। अब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का ड्यू डिलीजेंस होगा। अब ड्यू डिलीजेंस होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले IRL बनाएंगे, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट लिस्ट। इसमें हम लोग बोलेंगे कि भाई इस कंपनी को अक्वायर करना है, ये कंपनी का हम लोग को ड्यू डिलीजेंस करना है, तो ये डेटा चाहिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग IRL बना लिए, फिर हम लोग डेटा बुक बनाएंगे अपना। जब हम लोग के पास डेटा आ जाएगा, डेटा बुक बनाएंगे, उसके बाद Q&A बनाएंगे। Q&A मतलब कि जो भी हम लोग एनालिसिस करें उसमें जो क्वेश्चन आ रहे उसके बेसिस में हम लोग एडजस्टमेंट्स देंगे, और फाइनली रिपोर्ट। तो हम लोग का थीम यही चलता है ड्यू डिलिजेंस में, कि सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर, फिर उसके बाद फीस, उसके अंदर स्कोप ऑफ वर्क, उसके अंदर स्कोप लिमिटेशन, फिर हम लोग इनिशियल लेवल डेटा मांगेंगे, उसके बाद डेटा आएगा, हम लोग डेटा बुक बनाएंगे, डेटा बुक बनाने के बाद Q&A बनाएंगे अपने एनालिसिस के अनुसार, उसके बाद एडजस्टमेंट्स होगा, और फिर रिपोर्ट बनेगी। ये हम लोग का ड्यू डिलिजेंस में काम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा।